बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज इससे पहले मैंने आपको जो क्लास ली थी गुज़िश्ता दिन, वो क्लास था ड्रेनेज पैटर्न तर्ज़ पर निकासी। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा फ़ौक़ानिया अव्वल क्लास 9। आज का भी टॉपिक वही है, ड्रेनेज ऑफ पैटर्न तर्ज़ पर निकासी, मज़मून जोग्राफिया। मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान की नदियों को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, हिमालय की नदियाँ और जज़ीराई नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। कुछ नदियाँ बच गई थी जो बताऊँ उनके बारे में। कुछ टर्म्स हैं, इस्तिलाह है ज्योग्राफी की जो मैं आपसे चाहूँगा इस पर बहस करना। आबशार, जिसको हम वाटरफॉल कहते हैं, हिंदी में जल प्रपात, चश्मे स्प्रिंग। ये आबशार जब नदी का पानी पहाड़ों की ऊंचाई से बल खाते हुए नीचे आता है उसको हम आबशार कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं, जल प्रपात कहते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंस है कि कहीं कहीं आबशार के पास हाइड्रो कैपेसिटी, पानी से तवानाई बनाने की सनद लगाई गई है, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ज्योग्राफी एतबार से भी ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। चश्मा, जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं, ऐसा सोता पानी का सोर्स जो कहीं कहीं पानी ज़मीन से ऑटोमेटिक खुद ब खुद चट्टानों के कटने टूटने और नीचे से जो उसका वाटर लेवल है, पानी का सतह ऊपर चला आता है, तो वहाँ चश्मे का इनाकाद होता है, जो चश्मे जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं। ये भी बहुत ही हम ख़ास तौर से ज्योग्राफी इलाकों में देखने में मिलता है। जो सबसे बिहार, चूँकि मैं बात करूँ बिहार राज्य की, तो कोसी नदी, जिसको हम बिहार का दुख कहते हैं, जो सौरो ऑफ बिहार, यही ऐसी नदी है जो बिहार में सैलाब की ज़मीन है। सैलाब जो बिहार में आता है ये कोसी नदी की वजह से, और पूरे बिहार को सैलाबज़दा कर देता है और चारों तरफ इसका असर होता है। कोसी नदी को इसीलिए द सौरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख, ऐसी नदी जो बिहार में बाढ़ का इम्कान ज़्यादा पैदा करती है, बल्कि यहाँ बाढ़ आती है। आगे हम जो कुछ नदियाँ छूटी थी, यूँ तो हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ, जिसके बारे में बताया आपको, गंगा, घाघरा, नर्मदा, ताप्ती। दो नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा एंड ताप्ती। तापी, ये दो नदी जो है, ज़्यादातर नदियाँ पहाड़ों या पठारों से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं, खलीज बंगाल में आके गिरती हैं। लेकिन दो एक ऐसी इंपॉर्टेंट नदियाँ भारत की हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो शगाफी वाटर रिफ्ट वैली से होते हुए ये अरबियन सागर में गिरती है। आगे मैं आपसे बताऊँ महानदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की, जज़ीराई भारत की जो एक सबसे अहमियत, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, वह है महानदी। नाम से वाकिफ है, महा मतलब महान, बड़ी नदी, बड़ी नदी महानदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की, जज़ीराई भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई जो है वो 890 किलोमीटर है। यूँ तो हमने पहले भी कहा कि भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जज़ीराई नदियाँ हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये सीजनल होती हैं। इनका सीज़न, ये बरसाती नदियाँ होती हैं और बरसात के दिनों में इसमें पानी भर आता है, और जैसे खुश्की का मौसम आता है यानी गर्मी के दिनों में ये सूख जाती हैं नदियाँ। इसलिए इनकी लंबाई और इनका जो दायरा है ये बहुत वसी नहीं है, बल्कि छोटा माना जाता है। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के नज़दीक से निकलती है और उड़ीसा होते हुए ये आगे बढ़ती है। इसकी मावी नदियां हैं मांग, जोंग, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसकी मावी नदियां हम कहते हैं सतुनाथ। ये सब इसकी मावी नदियां हैं जो इसमें पानी की फरावानी को बरकरार रखती हैं, पानी की रवानी इसमें शामिल बरकरार रखती है। महानदी के बाद जो सबसे
अहम यहाँ नदी जो पाई जाती है वो है गोदावरी। महानदी के बाद प्यारे बच्चों दूसरा है महानदी के बाद गोदावरी। ये भी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंस इस नदी के है यहाँ। ये नासिक के नज़दीक से निकलती है और मगरबी घाट से निकलते हुए जज़राई नदी है। इसकी लंबाई जो है गालिबन 1400 के आसपास जो है इसकी लंबाई है और इसीलिए इसको बूढ़ी गंगा या जनूबी गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये साउथ की ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसको विद गंगा भी या जनूबी गंगा भी कहते हैं गोदावरी नदी को। 1450 बल्कि 1450 कहीं कहीं इसकी दिया गया है कि लंबाई 1450 है और कहीं कहीं किताबों में 1400 है, लेकिन 1485 इसकी लंबाई मानी जाती है। एक और नदी है कृष्णा। ये मगरबी घाट से महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र में जाती है। इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर। ये भी एक लंबी नदी मानी जाती है, महानदी। उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा। इसकी जो नदियां हैं ध्रुव गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, मूसी और भीमा, इसकी मावी नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। कावेरी जो ब्रह्मगिरी से निकलकर मगरबी घाट होते हुए ये 760 किलोमीटर के दायरे में के एरिया में इसकी रवानी है और इस जिले की सबसे छोटी नदी है। और उसके अलावा बहुत सी नदियां हमारे हिंदुस्तान में रवा दवा हैं। दामोदर है, स्वर्णरेखा है। दामोदर को तो सौरव बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि दामोदर एक ऐसी नदी है जो शगाफी घाटी से बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए छोटानागपुर से होते हुए आगे बढ़ती है। इसलिए दामोदर रिवर को द सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं, यानी बंगाल का दुख, क्योंकि ये बंगाल में छोटानागपुर प्लूटो के आसपास ये सैलाब लाती है, इसलिए इसे बंगाल का दुख या द सॉरो ऑफ बंगाल दामोदर नदी को कहा गया। ये नदी शगाफी घाटी से होकर बहती है और इस नदी में कोयला की सबसे ज़्यादा मकदार पाई जाती है। इसीलिए छोटानागपुर और बरनपुर के आसपास जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, कुल्टीज़ हैं, जमशेदपुर हैं, टाटा हैं, ये सब जो हमारी सनत हैं, इनसे आप पानी लेके ये आगे बढ़ाते हैं और इससे सनतकारी में और सनत में काफ़ी मदद मिलती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आगे जो कुछ झरने हैं हमारे, जिसको हम चश्मा कहते हैं, जो भी ये एक तरह से कुदरती सब चश्मे होते हैं, कुदरती सोते होते हैं, जो ज़मीन के अंदर जब ऊर्जाकारी बहुत तेज से होती है, इसको एरोजन कहते हैं, अपरदन कहते हैं, तो ज़मीन के नीचे का हिस्सा कभी कभी ये कटते कटते जब ये लेवल पहुंच लेता है, जिसको हम ज़मीन की सतह वाटर टेबल कहते हैं, यहाँ आने के बाद एक तरह से छोटा सा एक चश्मा नज़र आता है, स्प्रिंग नज़र आता है, जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं। और कभी कभी ये झरने पहाड़ों से होकर भी गिरते हैं, जो पानी की आबयारी के लिए, सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए इन झरनों का इस्तेमाल किया जाता है, इन चश्मों का। ये चश्मे का पानी बहुत साफ और शफाफ होता है, ख़ास तौर से पहाड़ी इलाकों में। आप चले जाइए, दार्जिलिंग है, उत्तराखंड है, नैनीताल है, मसूरी है, इन जगहों में बोरिंग का इस्तेमाल न करके लोग इन्हीं झरनों से, इन्हीं चश्मों से अपने पानी पीने का इस्तेमाल करते हैं। इसमें चूँकि मीठा पानी और बहुत ही साफ और शफाफ पानी होता है, इसलिए इस पानी की अहमियत काफ़ी है। स्प्रिंग झरने हमारे लिए पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर से बहुत ही अहमियत रखते हैं। चश्मों में हम समझ डल झील, डल झील, जिसको कश्मीर में आप देख लीजिए बोलर झील है। डल झील को कहते हैं कि डल झील में एक अब तो वो बहुत सी आलूदगी उसके अंदर आ चुकी है, पॉल्यूशन हो चुका है। डल झील के अंदर शिकारा और सब कश्तियों पे भी लोग मकान बना के घूमते हैं और ये सबसे ज़्यादा अहमियत है डल झील की। लेकिन अब चूँकि ये अपनी ज़वाल पजीर है और ये बड़े ही ख़तरनाक जोन में आ चुकी है पॉल्यूशन की वजह से, आलूदगी की वजह से। बोलर झील नैनीताल, राजस्थान का सांभर झील, बेगूसराय का कांवड़ झील, दरभंगा का लक्ष्मी नगर झील,
ये सब बहुत ही मशहूर झील हमारे चश्मे हैं, जिसको हम पर्यटक के रूप में और सयाह के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। झील की भी कई अक़साम हैं, क्योंकि हम सबने पहले कहा कि कई झीलें कुदरती अंदाज पे भी, कुदरती तौर पे भी रोनुमा होती हैं और कुछ दाखिली और अंदरूनी तवानाई की वजह से भी ज़मीन पे जलवाफरोज होती है। लेकिन शगाफी झील की हम बात करें, धसान घाटी, जब ज़मीन की कोई सतह, मान लें अगर इसको हम, ये ज़मीन की एक सतह है और ये ज़मीन की सतह टूट के यहाँ आ गई, टूटने के बाद यहाँ एक पानी का फव्वारा निकला जिसको हम कहते हैं शगाफी झील। शगाफी झील कहते हैं, जैसे आपको तिलैया बांध है, विक्टोरिया झील है, ये सब शगाफी झील की मिसाल है। शगाफ पड़ने से, प्लेटों में, चट्टानों में दरार पड़ने से जो झील बनती है उसी को हम शगाफी झील कहते हैं, या चट्टानों के अंदर धसान होने से जो झील बनती है उसको हम कहते हैं शगाफी या धसान घाटी। कभी कभी नदियां जब पहाड़ों से उतरते हुए अपना सफर तय करते जब मैदानी क्षेत्रों में आती है, मैदानी इलाकों में आती है, तो वहां आने के बाद ये एक शक्ल इख्तियार करती है। अगर हम देखें, ये नदी चल रही है, यहाँ से आने के बाद जब मैदानी जोन में आया तो ये नदी अलग एक कट जाती है और कटने के बाद एक तरह से गोखुर झील, जिसको हम गाय के पैर की तरह कहते हैं, ऐसी झील बनती है गोखुर झील। जो बेतिया का हम समझ सकते हैं, ये सॉर्मन झील है, ये गोखुर झील है। चूंकि ये गाय के पैर के खुर के तरह इसकी शक्ल होती है, इसलिए गोखुर झील कहा गया। कभी कभी जब जहां आतिशफशा सरगर्मियां रुनुमा होती हैं, वहां एक क्रेटर झील बनती है, क्रेटर स्प्रिंग झील कहते हैं, क्रेटर। जब आतिशफशा होने के बाद, जब उसके मुंह पे, उसके दहाने पे मलबा, राख, मिट्टी, बालू, बजरी, सीमेंट्स या जो भी चीज़ अंदर से निकलती है, मैग्मा, लावा, सब जम जाने के बाद, जब इसका ये जो मुहाना है, अगर हम मान लिए कि यहाँ से आतिशफशा हुआ और ये मुहाना, जब इसका मुंह जो है, जब इन मादों से जब भर जाता है और भरने के बाद इसका जो पाइप अंदर से जो आने के बाद ये ब्लॉक कर देता है और बाहर कुछ चीज़ें नहीं निकलती, खारिज नहीं होती, तो जब चीज़ें अंदर की बाहर खारिज नहीं हो पाती और यहाँ एक तरह से गड्ढा बन जाता है, खलीज बन जाती है, और जब इसमें बारिश होती है, बारिश होने के बाद इस गड्ढे में पानी जम जाता है, जिसको हम क्रेटर झील कहते हैं। क्रेटर झील उसके बाद से एक लैंगून है, जिसको हम साहिली झील कहते हैं। ये भी बहुत ही अहमियत है लैंगून का, खासतौर से समुद्री इलाकों में हम लैंगून को देखते हैं। लैंगून स्प्रिंग, जिसको हम कहते हैं साहिली झील। जब ये समुद्री साहिल पे, समुद्र नदी के मुहाने पे, समुद्री साहिल पे इस झील की बुनियाद पड़ती है, इसको हम समुद्री झील कहते हैं। जैसे उड़ीसा में हम देखेंगे चिल्का झील, उड़ीसा में अगर हम देखेंगे तो चिल्का झील यहाँ पाई जाती है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है और भारत की भी सबसे बड़ी झील जिसका शुमार किया जाता है चिल्का झील, जो लैंगून साहिल झील का एक उम्दा मिसाल मानी जाती है। उसके बाद आप देखें हिमानी झील, ग्लेशियर के जरिए बने गए, ग्लेशियर के जरिए बनी झील। चूंकि हम सब जानते हैं कि जब ग्लेशियर यानी बर्फ की वो चट्टान, हिमानी की आइस की वो चट्टान जब ऊपर से खिसकती हुई नीचे आती है, आने के बाद जब वो कहीं आने गड्ढा एक तरह से खलीज बनाती है, और कभी कभी क्या होता है कि समुद्री किनारों पे, साहिलों पे, जब ये हिमानी या झील, ये ग्लेशियर जब जम जाता है उसके बाद एक गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे से जो झील बनती है उसको हम कहते हैं हिमानी झील। जैसे नैनीताल, भीमताल, ये सब हिमानी ग्लेशियर या हिमानी झील की मिसाल है।
कभी कभी बड़े झील को हम सागर भी कहते हैं, उसकी वसअत, उसके फैलाव की वजह से। जैसे हम कैस्पियन सागर, मृत सागर, डेड सी, अरब सागर वगैरह के नाम से जानते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है इंसानी तहज़ीब सक़ाफ़त में ज़िंदगी की, जिसको लाइफ लाइन कहते हैं। आज की नदियाँ हमारी ज़िंदगी की एक ज़िंदगी जो हमारी है, इन नदियों पे आज से नहीं, शुरू से तारीख उठा के हम देखें, कदीम ज़माने से जितनी तहज़ीब सक़ाफ़त, सभ्यता और संस्कृति फैली वो इन नदियों के किनारे। इसलिए नदियाँ हमारी लाइफ लाइन है, ज़िंदगी की एक तरह से लकीर हैं और जीने की हमारी ये राह बनी। इस तरह हम कहते हैं कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी तहज़ीबें, सक़ाफ़त, सिविलाइजेशन, सभ्यता फैली वो सिंधु घाटी सभ्यता। और आप देखेंगे बड़े बड़े शहर जो बसे वही नदियों के किनारे बसे, और ये नदियाँ इनके लिए आबकारी के लिए, सिंचाई के लिए और लोगों के साफ और शफाफ रहने के लिए, अब तो सनअतकारी के लिए भी नदियों का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है। इन नदियों जो और आगे हम देखेंगे कि नदियाँ बहुत तेज़ी से आलूदा हो रही हैं और पॉल्यूटेड हो रही हैं, पॉल्यूशन इस नदियों में फैल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, हमको ये ध्यान होगा कि जो हमारी लाइफ लाइन है नदियाँ, हमारी ज़िंदगी की एक तरह से जीने की एक राह है, एक जीने का एक ज़रिया है। आज ये नदियाँ पॉल्यूटेड और आलूदगी की तरफ बढ़ रही हैं। इसके कई वजूहात हैं। जो सबसे बड़ी वजह है वो है सनअतकारी, अर्बनाइजेशन, शहरकारी, आबादी में इजाफा, जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं, अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। इसकी वजह से बहुत तेज़ नदियाँ हमारी आलूदगी की तरफ गामजन हो रही हैं। नदियाँ इसलिए भी हो रही हैं चूँकि जितने शहरों के कचरे, कूड़े और जितनी चीज़ें जो खारिज होती हैं, जो वो चीज़ें, सब नाला की सब चीज़ें हम नदियों में डालते हैं, उड़ेलते हैं, और नदियाँ धीरे धीरे जो हमारी कुदरती, जो उनकी साख है, जो कुदरती उनकी पहचान है, वो खोती जा रही है और नदियाँ आलूदा होती जा रही हैं। जैसे आप देखेंगे कि अभी सबसे ज़्यादा जो है जमुना और गंगा की नदियाँ हमारी करीब करीब ऐसी आलूदा हो चुकी हैं कि इसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ज़मीन पानी की जो हमारे जो उसके अंदर जानवर जो हैं, जो भी रहते हैं, वो सब धीरे धीरे ज़वाल पजीर हो रहे हैं और आइंदा वक्त में ये जो है। प्यारे बच्चों, अब आगे जो मैं आपसे बात करूंगा इस चैप्टर में, अगर कोई भी परेशानी या किसी तरह कोई इस चैप्टर में आपको, अगर इस मजमून में, इस सबक में किस तरह कोई परेशानी आपको अगर दरपेश आए तो आप बराए करम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इंशाअल्लाह आपको मस्त जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया।